फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था मध्यकालीन इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग एंशिएंट के कवर कर चुके हैं 10 क्वेश्चंस। जो आज मैं लेकर आया हूँ वो जो है मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को तो ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक हमारे वीडियो शेयर किया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, तो क्योंकि ये 10 क्वेश्चन का मतलब मैंने पहले ही बताया 10 क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि 10 क्वेश्चन से आपके लगभग 40 क्वेश्चन कवर होते हैं। ये क्वेश्चंस अगर देख लेंगे, अगर आप देखते रहें यही सीरीज, तो देखना 10 से 15 दिनों के बाद आपको खुद ही लगने लगेगा कि कितनी महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है और अपने दोस्तों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा। और इन एक छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही आप देखेंगे कि आपकी हिस्ट्री कितनी ज़्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं पूरा डिफाइन करके बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, अच्छे से बताता हूँ। एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को। तो ज़्यादा टाइम वक्त ना आपका ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, गांधी का गांधी का अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध था? पहला आपका ऑप्शन है ब्रिटिश मिल और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध। बी ऑप्शन है आपका भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध। आपका तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी और भारत। और चौथा लास्ट ऑप्शन है भारत सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध। तो मैं थोड़ा सा अहमदाबाद सत्याग्रह के बारे में आपको बता देता हूँ। अहमदाबाद सत्याग्रह क्या हुआ था? अहमदाबाद सत्याग्रह 1918 में जैसे इस समय एक महामारी आई है कोरोना, उस समय एक महामारी आई थी बहुत ज़्यादा, प्लेग, जिससे काफ़ी लोग की डेथ हो रही थी और काफ़ी लोग, गरीबी आ गई थी और सारे मजदूरों को प्रॉब्लम होने लगी थी। जो सूरत में अहमदाबाद में एक सूती मिल था, सूती कपड़े का मिल था। उसमें क्या हुआ कि वहाँ के लोगों ने, यानी कि वहाँ के मजदूरों ने अपना जीवन यापन करने के लिए मिल मालिकों से बोनस की मांग की, 30% बोनस की मांग की। लेकिन वहाँ के लोग जो है, वहाँ के लोग कहीं कहीं 30 दिया, कहीं 35 दिया है, तो कहीं 35 दिया, 5% की मांग की। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, यानी कि मालिक थे, वो 20% पे राजी हो रहे थे। लेकिन क्या किया उन्होंने, तो महात्मा गांधी को बुलाते। महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह पहले ही कर चुके थे, तो उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा भारत में फैल रहा था। तो अहमदाबाद के लोगों ने गांधी जी को बुलाया और उन्होंने कहा मेरा साथ दीजिए। तो महात्मा गांधी ने उनका साथ दिया मजदूरों का, और 30% बाद में बोनस दिलाया। एक्चुअली बोनस तो दिया, पहले पहले दिया, यानी कि मिल मालिकों ने पहले बोनस दिया। बाद में क्या कर रहे थे, जैसे ही ये महामारी खत्म हुई बोनस वापस ले रहे थे। तो उस बोनस की लड़ाई के लिए ये चल रहा था अभियान, यानी कि अहमदाबाद सत्याग्रह मेन मकसद क्या था कि बोनस के लिए लड़ाई मजदूरों ने की थी, वही क्या था, अहमदाबाद सत्याग्रह। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होता है, आपका ऑप्शन सही होता है भारतीय मिल मालिक और गैर सरकारी कर्मचारी। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया गया है कि अहमदाबाद मिल सत्याग्रह गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था, जो कि 1918 में हुआ था। अहमदाबाद में प्लेग फैला हुआ था, मजदूर शहर छोड़कर जा रहे थे। मिल का प्रभाव मिल का प्रभाव मिल मालिकों ने प्लेग बोनस वापस ले लिया, तो इसलिए था। तो हम लोग अगला क्वेश्चन, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को क्या कहा जाता है? यौम ए आज़ादी। क्या कहा जाता है पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को? यौम ए आज़ादी। ध्यान रखिए कि पहली बार स्वतंत्रता अगस्त स्टार्टिंग में 15 अगस्त को मनाया गया, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार 15 अगस्त को मनाया, लेकिन बाद में 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लगा। तो पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? 15 अगस्त, 4 जुलाई, 16 अगस्त, 14 अगस्त। तो इसका सही आंसर होता है 14 अगस्त को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के अनेक कारण हैं। कोई कहता है कि लॉर्ड माउंटबेटन,
यानी कि भारत आज़ाद हुआ था, भारत से ही पाकिस्तान निकला था। तो जैसे किसी चीज़ कोई चीज़ है तो उसको काट बीच से काटोगे, उसके दो टुकड़े होंगे, दो टुकड़े होंगे तो एक साथ ही होंगे ना। तो पाकिस्तान भारत अगर एक साथ ही अलग हुआ था तो एक ही दिन होना चाहिए था उसका स्वतंत्रता दिवस, लेकिन ऐसा नहीं। कोई कहता है कि यहाँ पर शपथ लॉर्ड माउंटबेटन जो है उन्होंने यहाँ पर भारत में शपथ दिलाई, ठीक है, भारत में शपथ दिलाई और उसके बाद पाकिस्तान में शपथ दिलाई, यानी कि एक साथ दोनों मुमकिन नहीं था, इसलिए अलग अलग करना पड़ा। फिर कोई कोई ये कहता है कि पाकिस्तान जो हमारे विश्व का जो टाइम लिया गया है वो ग्रीनविच से लिया गया है, लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है। तो कहा जाता है उस टाइम के हिसाब से पाकिस्तान का टाइम इंडिया इंडिया से पाकिस्तान का टाइम 30 मिनट पीछे है। तो अगर भारत में 12 बज रहा था तो पाकिस्तान में कितना बज रहा था? 11:30। भारत 15 तारीख में था और पाकिस्तान 14 तारीख में था। इसलिए क्या है, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है, ये भी कहा जाता है। तो कई मतभेद हैं, तो उन मतभेदों में कोई ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। बस ये ध्यान है कि 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। उस बीच में और भी कई मतभेद हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हम देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त के दिन भारत को सत्ता हस्तांतरण का आधार क्या था? यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त की डेट ही क्यों चुनी? यानी कि कहा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ऐसा क्या था कि 15 अगस्त को ही भारत को स्वतंत्र करने की डेट चुनी थी? तो पहला ऑप्शन है कि इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज रखी थी। ये ऑप्शन है आपका कि इस दिन महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। ये नहीं। और आपका सी ऑप्शन है अंतरिम सरकार बनने की वर्षगांठ। ये भी आपका ऑप्शन। और लास्ट ऑप्शन है एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है? तो मैं पहले इसका एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जब पढ़ें, यानी कि हर क्वेश्चन से लेकर के मैं बताता जा रहा हूँ, जिससे मैंने बताया अहमदाबाद मिल। तो अहमदाबाद मिल मजदूर के बारे में पूरा आपका अहमदाबाद सत्याग्रह क्या था उसके बारे में पता चल गया। ठीक है, आपको पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस के बारे में बताया कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है वो। अब तीसरा आपका ऑप्शन आता है भारत 15 अगस्त को ही क्यों आज़ाद हुआ। तो उसके पीछे भी वजह रही थी। क्या वजह थी? कि आप जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त को 1945 में अमेरिका ने जापान पर जो है परमाणु गिराया था 1945 में, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। तो पाकिस्तान जापान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जापान की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और एक लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन एक कमांडर था, एक सेनापति था। कमांडर था किसका? सेना में था। कमांडर था किसका? अमेरिकी सैनिक का, अमेरिका का, ठीक है, कमांडर था। तो इसने क्या किया, इसने इतनी अच्छे से पूरा मामला सुलटाया कि जापान को हराया, जिससे अमेरिका की सरकार बहुत ज़्यादा लॉर्ड माउंटबेटन के ऊपर खुश थी। तो वो अमेरिका की गवर्नमेंट ये मानती थी कि भारत की परिस्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो इन परिस्थितियों से लॉर्ड माउंटबेटन बहुत ही अच्छी तरीके से गुजर सकता है, लॉर्ड माउंटबेटन इसका सोल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था, भारत के शांति स्थापित करने के लिए। पहले मकसद से नहीं आया था कि भारत का विभाजन करना है, पहले तो ये सोचा था कि भारत में स्थितियां ठीक करनी है। लेकिन क्या हुआ बाद में, अगर लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि जो है परिस्थितियां ठीक की जाए तो कैसे ठीक की जाए, लेकिन भारत जो है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बांटने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि जब तक भारत पाकिस्तान के दो टुकड़े नहीं होंगे तब तक जो है वे परिस्थिति सामान्य नहीं होंगी। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने के लिए सोचा। फिर क्या है कि फिर क्या है होता है कि 15 अगस्त की डेट इसलिए चुनी क्योंकि जब 15 अगस्त को जापान ने 6 और 9 अगस्त को उस पर परमाणु बम बरसाया अमेरिका ने। तो 15 अगस्त को क्या हुआ, आत्मसमर्पण कर दिया। किसने आत्मसमर्पण कर दिया? जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया अमेरिका के सामने।
ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये कब हुआ था? 1945 में। 45 में। तो ये 15 अगस्त 1945 को हुआ था। तो 1947 को 15 अगस्त 1947, तो ये सोच रहा था कि हम जो है ये हमारे लिए बहुत ही दो दो बड़े काम हमारे एक ही डेट में दो दो बड़े काम हो जाएंगे, तो हमारा नाम और हो गया। तो ये वर्षगांठ मनाने के लिए कि इस तरह हम अपना वर्षगांठ भी मना लेंगे, यानी कि जापान के आत्मसमर्पण की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 15 अगस्त डेट रखी थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है कि एडमिरल माउंटबेटन के समक्ष जापानी सेना के समर्पण की वर्षगांठ है। दूसरी वर्षगांठ को अपनी यादगार वर्षगांठ बनाने के लिए उसने क्या किया? भारत को 15 अगस्त को ही आज़ाद करने की घोषणा की। ठीक है, अगला है गांधी जी का प्रिय गीत। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णो जन तो तेनी कहिए पीर पराई जानो रे, ये जो है किसने रचा था? पहला ऑप्शन है नरसिंह मेहता, दूसरा ऑप्शन है प्रेमानंद, तीसरा ऑप्शन है चुन्नीलाल, चौथा आपका ऑप्शन है धार्मिक लाल। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन में बहुत आता है क्वेश्चन कि गांधी जी का प्रिय गीत। गांधी जी के दो प्रिय गीत थे, एक वैष्णो जन तो तेनी कहिए, एक ये था, और दूसरा था रघुपति राघव राजाराम। रघुपति राघव राजाराम, ये गांधी जी के दो प्रिय गीत थे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस गांधी जी के तो प्रिय गीत थे वैष्णो जन तो तेनी कहिए पीर पराई जानो रे, और दूसरा जो था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो ये किसने लिखा था? यानी वैष्णो जन तो तेनी कहिए की रचना की थी आपका पहला ऑप्शन से ये नरसिंह मेहता ने इसकी रचना की थी। चलिए आगे देखते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। आगे क्वेश्चन हमारा है कि बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल की सरदार की पदवी किसने दी थी? तो पहले जवाहरलाल नेहरू ने दी, या मोतीलाल नेहरू ने दी, या बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा दी गई। तो थोड़ा सा बारदोली सत्याग्रह के बारे में आपको बता दे रहे हैं। पहली बात बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदौली सत्याग्रह आपका हुआ था 1928 में। बारदौली सत्याग्रह क्या हुआ था? मजदूरों के लिए हुआ था। तो इसमें हुआ क्या था कि गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ने मजदूरों के ऊपर 30% लगान दे दिया था। 30% लगान दे दिया। 30% लगान लेने के लिए घोषणा कर दी। 30% इतना ज़्यादा खेती उपज नहीं हो रही थी और 30% लगान ले रहे थे, तो मजदूर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। यानी कि खेती आपकी हो चाहे ना हो, उपज पैदा हो या ना हो, लगान 30% देना ही है। ये है बहुत दिक्कत, यानी कि कैसा भी हो उन्हें बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ रही थी अंग्रेज़ों से। तो इस समय क्या है, गांधी जी बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। इन लोगों ने सोचा कि गांधी जी मदद करेंगे हमारी, तो यहाँ के मजदूरों ने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी को बुलाया बारदोली सत्याग्रह के लिए। ठीक है, लेकिन गांधी जी वहाँ नहीं पहुँच पाए और अपनी जगह पर भेजा था किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भेजा और सरदार वल्लभ भाई वहाँ पटेल गए और मजदूरों के खिलाफ उन्होंने लड़ा। मजदूरों के खिलाफ यानी कि मजदूरों का साथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा। तो उस उसमें सफल भी हुए। लास्ट में अंग्रेजों ने जो है 6.07% जो है टैक्स के लिए मान गए थे। इतने टैक्स के लिए मान गए थे। इससे खुश होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जो है सफलता को यानी कि एक उपाधि देने के लिए तो बारदौली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी, क्योंकि सरदार क्या है, अपने ग्रुप की रक्षा करता है, आगे चलता है। तो यही उनके सरदार बने थे। अगले देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है कि गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए निम्नलिखित में से कौन गया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक गए, दूसरा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल गए, तीसरा ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले गए, या चौथा ऑप्शन आपका है जवाहरलाल नेहरू गए। तो ध्यान रखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के लिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। और ये एक बात ध्यान रखने की बात है, और अहिंसा पे चलने का जो है रास्ता
किसके कदमों पे चले, किससे सीखा था अहिंसा पे चलने का? वो गोपाल कृष्ण गोखले से सीखा था। ध्यान रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी और जिन्ना जिन्ना और गांधी दोनों के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी और जिन्ना दोनों लोगों के राजनीतिक गुरु थे। कहा जाता है कि अगर गोपाल कृष्ण गोखले जिंदा होते तो मोहम्मद अली जिन्ना उनके सामने भारत के 2 टुकड़े के लिए बात रख ही नहीं पाते। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के 2 शिष्य कौन थे? गांधी और जिन्ना दोनों गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे। तो गांधी जी क्या है, साउथ अफ्रीका में एक रंग भेद के लिए क्या चला रहे थे? अपना अभियान चला रहे थे। उस अभियान को इतनी अच्छी से तरीके से लोग वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे, तो गांधी जी ने उस अभियान को देखने के लिए, अपने कामों को दिखाने के लिए किसको बुलाया? गोपाल कृष्ण गोखले को बुलाया 1912 ईस्वी में, 1912 में बुलाया। ठीक है, तो यहाँ आपका ऑप्शन सही हो जाता है गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिएगा, ये आपका व्याख्या है, व्याख्या देख लेते हैं। गोपाल गांधी जी की अहिंसा के लिए जरिए स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा गोखले से ही मिली थी। उन्हीं की प्रेरणा से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा कि गांधी जी के आमंत्रण पर 1912 में गोखले खुद भी दक्षिण अफ्रीका गए और रंगभेद की निंदा की तथा इसके खिलाफ आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आ गया है रॉलेट एक्ट। अब देखते हैं रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू हुआ? पहला ऑप्शन है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, दूसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड विलियम, तीसरा ऑप्शन है आपका लॉर्ड मिंटो, चौथा आपका ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग। तो आपका सही आंसर होता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसकी वो जान लेते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 था क्या। रॉलेट एक्ट 1919 क्या था? इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजी सरकार जब चाहे जिसको चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था। कहने का मतलब रॉलेट एक्ट सिडनी रॉलेट यानी कि न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में एक एक्ट आया, रॉलेट एक्ट। ठीक है, एक एक्ट आया रॉलेट एक्ट। तो उस एक्ट में ये कहा गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट केवल संदेह मात्र भी, यानी कि किसी के ऊपर भी थोड़ा सा भी संदेह होता है, किसी के ऊपर थोड़ा भी संदेह होता है तो उसको उठा के जेल में डाल देगी। यानी कि किसी व्यक्ति को केवल संदेह मात्र पर ही उठा लिया जाएगा, तो उसको ना ही कोई सुनवाई की जाएगी, ना ही उसे अदालत भेजा जाएगा, ना ही मुकदमा चलाया पहले जाएगा, डायरेक्ट उसको उठाओ और जेल भरो। ये उन्होंने सिस्टम स्टार्ट किया। और तो आपका यहाँ पर स्टार्ट, ये आपका ऑप्शन सही होता है, कौन सा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तो रॉलेट एक्ट क्या था कि बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया था, या इसे काला कानून भी कहा गया, काला कानून भी कहा गया था। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आ जाता है कि काला कानून किसे कहा गया था, काला कानून। तो रॉलेट एक्ट आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? आपका पहला ऑप्शन है बंगाल विभाजन, दूसरा ऑप्शन है जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, चौथा आपका ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप देख लें तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। नीचे आपका व्याख्या दी गई है। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर इन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। एक्चुअली ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या था कि जो है सर, यानी कि
रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए, लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि ये काला कानून था। तो उस विरोध के दौरान ही क्या हुआ कि मात्र संदेह मात्र ही किसी को भी जेल में भरा जा सकता था। तो संदेह किस पे, तो किस किस को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उठा करके सरकार गवर्नमेंट ने क्या किया, जैसे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को उठा करके जेल में भर दिया। तो उसी का विरोध करने के लिए, उसी का विरोध करने के लिए शांतिपूर्ण सभा आयोजित की गई थी जलियांवाले बाग में। तो जलियांवाले बाग में क्या किया, जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को गोलियां चलवा दी। उस सभा पर उन निहत्थों पर, उस असहाय लोगों पर गोलियां चलवा दी, जिसकी वजह से बहुत ही लोग मारे गए और कुछ लोग कुएं में, वहां कुआं था, कुएं में कूद गए। इस भीषण नरसंहार से क्या आहत होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरकार की नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वापस किया था नाइटहुड की उपाधि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन हमारा है, सारे आज ही बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। पहला ऑप्शन है आपका वारेन हेस्टिंग्स के, बी ऑप्शन है आपका लॉर्ड वेलीजली, सी आपका ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, डी ऑप्शन है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जो सही होता है कि किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई, वो आपका सही ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा सा सती प्रथा के बारे में जान लेते हैं। सती प्रथा क्या होता है कि किसी का पति, किसी के पति की मृत्यु हो जाती है थी, तो उस औरत को जा करके जिंदा ही अपनी पति की चिता में बैठना होता था और जिंदा ही उसे मृत्यु दी जाती थी, जिंदा ही जला दिया जाता था। तो इसके लिए समाज सुधारक हुए थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने क्या किया, ये सती प्रथा के बहुत ही विरुद्ध थे। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, यानी कि अपने समाज में व्याप्त प्रथाओं और रूढ़िवादियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही इन्होंने मशक्क़त किया था अपनी लाइफ में। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय, एक बार क्या हुआ कि एक चिता जल रही थी, वहाँ पर ही दौड़ते दौड़ते गए और लोगों को मना करने लगे मत जलाओ, और उसको उठाने लगे, यानी कि जो उसकी बीवी थी उसको उठा रहे थे। वो जानते, एक बुजुर्ग से उस लड़की की शादी हुई थी, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं थी, उस बुजुर्ग की डेथ हो गई, तो उस लड़की को ज़बरदस्ती उसके साथ जलना था। तो ये परेशान हो गए, कौन, राजा राम मोहन राय, ये दौड़ते गए और उस लोगों को मना करने लगे। तो लोगों ने क्या किया, उठा के उन्हें भी चिता में फेंक दिया, तो जैसे तैसे वहाँ बचकर निकले। तो ये इन सभी कुप्रथाओं को हटाने के लिए बहुत मेहनत की। तो इन्हीं की मेहनत की वजह से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने क्या किया, सती प्रथा पर रोक लगा दी। ध्यान रखिएगा, राजा राम मोहन राय बहुत ही ज़्यादा समाज सुधार के रूप में काम किया, यानी कि कुप्रथाओं को भारत से हटाने में बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वापस वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था, किसके द्वारा किया गया वापस वेदों की ओर लौटो। तो आपका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, सी है अरविंद घोष द्वारा, डी है राजा राम मोहन राय द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो यहाँ पर होता है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अच्छा, जान लेते हैं इन्होंने ऐसा क्यों कहा था कि वापस वेदों की ओर लौटो, वापस वेदों की ओर लौटा, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई इन्होंने कहा। तो इसलिए इन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब ये आधुनिक काल में इतिहास को पढ़ा, इतिहास में थे, तो उस समय इनके टाइम पे बहुत ही समाज में रूढ़िवादिता को प्रथाएं, बहुत ही सती प्रथा, बाल विवाह, एक से एक जो है, यानी कि महिलाओं की दुर्दशा, ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो उन्होंने कहा वेदों की ओर लौटो,
वेदों की ओर लौटने के लिए इसलिए बोला कि वैदिक काल में, वैदिक एज आप लोगों ने पढ़ा, वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, समाज बहुत ही यानी कि मेल जोल के रहता था। ठीक है, मेल जोल के रहता था। ये जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था, ये इतना ज़्यादा वर्ण व्यवस्था तो उत्तर वैदिक काल में आ गया था, लेकिन जाति प्रथा ये सब जो है इतना ज़्यादा नहीं फैला था। जाति प्रथा की कोई प्रथाएं ये सब नहीं फैली थी, छुआछूत नहीं इतना था। वैदिक काल इसलिए उन्होंने कहा कि जो तुम लोग वेदों का हवाला दे करके, वेदों का हवाला दे करके इतने घिनौने कृत करते हो और तुम्हें वेदों का नॉलेज ही नहीं है, तो उन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, एक बार वेद पढ़ के तो देखो क्या ये सब है। अरे वेदों में, वेदों के टाइम पे अपाला घोषा घोषा, अपाला घोषा, लोपामुद्री लोपामुद्रा, विश्वावरी, निरावरी, एक से एक महिलाएं हुई जिन्होंने जो है सारे कर्मों पे यानी कि पढ़ाई में, विद्वता में, सब में अपना परचम लहराया था। लेकिन क्या हुआ, इस समय बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ व्याप्त थी, इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। जैसी स्थिति हम लोग आज बनाए, उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। वेदों का हवाला देकर के गलत मत करो, इसलिए इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो। तो आपका ऑप्शन सही होता है स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रकार हमारा आज के टॉप 10 क्वेश्चन, तो सॉरी, एक और क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ हो गई है, वापस वेदों की ओर लौटो। नवा क्वेश्चन है ये सती प्रथा पर, यही 2 बार अपडेट हो गया है। चलिए ठीक है, कोई बात दिक्कत नहीं। इसी प्रकार ये हमारा वीडियो ख़त्म होता है और अगला वीडियो जल्दी ही आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।